सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और रेलवे जैसे एग्जामों के लिए। और इस चैनल पे जो भी जीके जीएस का सवाल कराया जाता है वो सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहता है और इससे ये पता लगता है कि आपके जो भी आने वाला एग्जाम में जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना मायने रखता है ये आप भी जानते हैं। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं, जो कि मोटिवेशनल कोट कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ एक शरीर में ग्लूकोज की तरह होता है। तो चलिए मोटिवेशनल कोट कहता क्या है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। क्या कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है सर। तो मुश्किलों से भागना आसान एकदम पड़ता है, सही बात है, मुश्किल लगता है आप लोग भाग जाते हैं। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, नए नए चैलेंज आपको हर रोज प्रतिदिन इस लाइफ को करना ही पड़ता है, उस जो चैलेंज है उसको फेस करना ही पड़ता है इस जिंदगी को। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट की शुरुआत हम आपसे पहले ये बता देते हैं कि यह किन किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है किस किस एग्जाम के लिए, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बोलता है कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित किया गया। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आंसर को कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम इसका पूरा डिटेले कर देते हैं। तो लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच होता है। 1951 से 1952 के बीच में होता है। लोकसभा का गठन जो है मई 1952 में किया जाता है, मई 1952 में किया जाता है। लोकसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 81 में है, अनुच्छेद 81 में है लोकसभा का उल्लेख। लोकसभा का पहले अध्यक्ष होते हैं जीवी मावलंकर होते हैं। पहले इसका उपाध्यक्ष एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष एमएन आयंगर होते हैं, एमएन आयंगर होते हैं। और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, निम्न सदन। उसके बाद जनता का सदन, उसके बाद लोकप्रिय सदन, इस तरह की बातें बोला जाता है। तो देखिए लोकसभा से कितना सारा सवाल बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। पहला कि लोकसभा के लिए आम चुनाव कब आयोजित किया गया, तो 1951 से 1952 के बीच में। लोकसभा का गठन कब होता है, तो मई 1952 में होता है। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो जीवी मावलंकर बनते हैं। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, तो एमएन आयंगर बनते हैं। लोकसभा को निम्न सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन के भी नाम से जाना जाता है। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बनती है, मीरा कुमार, ये लड़की है लेकिन टाइटल है कुमार का, तो मीरा कुमार बनती है। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर सवालों को हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड नंबर सवाल का था कि रक्त समूह के खोज किसने किया, तो रक्त समूह का खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर किए थे रक्त समूह की खोज। उसके बाद आरएच फैक्टर का खोज कौन किया था, आरएच फैक्टर का खोज किए थे वीनर नामक वैज्ञानिक। कौन किए थे, वीनर नामक वैज्ञानिक। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे एक और सवाल बन जाएगा कि बताइए कौन सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप है, सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो सर्वदाता है ओ नेगेटिव। लेकिन सर्वग्राही कौन है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन है, तो AB पॉजिटिव है। ओ नेगेटिव जो है सबको ब्लड देता है और AB पॉजिटिव सबसे ब्लड लेता है। उसके बाद
आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 का होता है। उसके बाद हम लोग एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। उसके बाद एड्स होने की वजह से हमारा एड्स से कौन सा ब्लड ग्रुप प्रभावित होता है? तो एड्स से डब्ल्यूबीसी प्रभावित होता है और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है टी लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल मात्र 13 से 20 दिन का होता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। तो आप लोग इसमें एक और क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहा था कि कॉफी के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कॉफी के लिए लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। लैटेराइट मिट्टी। लेटेराइट जो है एक लैटिन शब्द है और लेटेराइट का मतलब होता है ईट। क्या होता है? ईट। लेटेराइट मृदा सबसे ज्यादा कहां पे फैला इसका विस्तार है? तो केरल में है। और कॉफी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? लेटेराइट मिट्टी। उसके बाद काजू के लिए भी लेटेराइट मृदा हो जाएगा। उसके बाद रबड़ के लिए भी लेटेराइट मृदा हो जाएगा। उसके बाद किशमिश के लिए भी लेटेराइट मृदा जिम्मेदार हो जाएगा। लेटेराइट मृदा जो है इसमें सिलिका और आयरन की अधिकता होती है। तो कॉफी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? लेटेराइट एक लैटिन शब्द है और लेटेराइट का मतलब होता है ईट। लेटेराइट मृदा जो है काजू के लिए, रबड़ के लिए और किशमिश के लिए उपयुक्त मानी जाती है और लेटेराइट मृदा का भारत में सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में मिलता है और लेटेराइट मृदा में सिलिका और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। कॉफी का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है, कर्नाटक राज्य। लेकिन कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में भर में कौन करता है? तो ब्राजील जो है विश्व में नंबर 1 है कॉफी उत्पादन करने में। और ब्राजील में कॉफी के बागान को फैजेंडा कहा जाता है। कॉफी का सबसे महत्वपूर्ण मतलब कि प्रकार कौन सा है या सबसे बेस्ट प्रकार कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए चौथा नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल कहता है कि पहली बार जनगणना कराने वाला पहला देश कौन सा था? तो पहली बार जनगणना कराने वाला पहला देश स्वीडन था। कौन था? स्वीडन था। और ये 1749 में कराता है। कब कराता है? 1749 में कराता है। उसके बाद पहली बार भारत में जनगणना कब हुआ था? तो पहली बार भारत में जनगणना 1871 में मेयो के काल में हुआ। किसके काल में हुआ? मेयो के काल में। लेकिन नियमित जनगणना पहली बार कब हुआ? तो भारत में नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय हुआ। किसके समय हुआ? रिपन के समय हुआ। मेयो कॉलेज कहाँ है? तो मेयो कॉलेज अजमेर में है। मेयो कॉलेज कहाँ है? अजमेर में है। और मेयो का मृत्यु जो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। तो पहली बार जनगणना कराने वाला देश स्वीडन था, 1749 में कराता है। पहली बार भारत में जनगणना 1871 में मेयो के काल में होता है और भारत में मेयो कॉलेज अजमेर में है। और मेयो का जो मृत्यु है अंडमान निकोबार में हुआ था। और पहली बार नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय होता है। चलिए हम लोग 5वां नंबर सवाल को देख लेते हैं। 5वां नंबर सवाल कहता है कि 1857 के क्रांति के समय 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो देखिए 1857 की क्रांति 10 मई, कब? 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है। इसे सिपाही विद्रोह या सैन्य विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। इसमें मेन रोल मॉडल थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे थे। और मंगल पांडे अपना पहला गोली पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से चलाना शुरू करते हैं। और 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का जो पीएम था वो था कौन था? वो था पामस्टन था। और महारानी, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया थी।
तब 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? तब पामस्टन था। और 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का महारानी विक्टोरिया थी और भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। कौन था? तब कैनिंग था। और भारत 1857 के क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। 1857 के क्रांति से इतना मतलब कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो ऊपर ऊपर से पूछता। ऐसे तो फिर पूरा ज्यादातर आओ अंदर से अगर पूछना चाहेगा तो पूछता है झांसी से इसका कौन 1857 क्रांति का शुरुआत किया, उसके बाद पटना से कौन किया, जगदीशपुर बिहार से कौन किया था, मतलब इस तरह का सवाल बनता है। लेकिन उतना डीपली में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो मेरा शॉर्ट बनता है, ये वीडियो जो है मेरा शॉर्ट बनता है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है ऊपर के लिए वो हम बता दिए, इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। चलिए छठा नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। छठा नंबर सवाल क्या कहता है कि सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का गणना कौन किए थे? तो सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का गणना 1867 से लेकर 1868 के बीच में किया गया था और करने का काम किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है और इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के किसके? तो कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया? धन निष्कासन तो धन निष्कासन का सिद्धांत भी कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी दिए थे। और धन निष्कासन सिद्धांत को ही ड्रेन थ्योरी कहते हैं। कौन थ्योरी? ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का गणना दादा भाई नौरोजी 1867 से लेकर 1868 के बीच में करते हैं और उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय बताते हैं 20 रुपया। और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बनते हैं और कांग्रेस के 3 बार ये अध्यक्ष रह चुके हैं। और दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे जिसे ड्रेन थ्योरी भी कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी का फेमस बुक यानी प्रसिद्ध बुक का नाम है द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनका पुस्तक का नाम है। चलिए 7वां नंबर सवाल से हम लोग रूबरू हो जाते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। और हाथी गुफा अभिलेख जो है इसमें तिथि को नहीं दर्शाया गया, यानी तिथि रहित है, इसमें तिथि का जिक्र, इसमें तिथि है ही नहीं। तो हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, इसमें तिथि का जिक्र नहीं किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। और एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ये इतना जो है इंपॉर्टेंट है। और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। तो हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल, इसमें तिथि नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। इतना सवाल ये जो था प्रीवियस ईयर का ये पूछा हुआ सवाल था, इसलिए हम इसको डिस्कशन करा देते हैं। चलिए हम लोग 8वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 8वां नंबर सवाल आपको कुछ इस प्रकार नजर आ रहा होगा। बोलता है कि पटना से प्रकाशित होने वाला पहला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था। द बिहार हेराल्ड था, जिसका प्रकाशन 1875 में करने का काम करते हैं गुरु प्रसाद सेन इसका प्रकाशन करते हैं। तो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो द बिहार हेराल्ड था, जिसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन करते हैं। कब किए थे? तो 1875 में किए थे। और भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, यानी कि भारत का पहला समाचार पत्रिका कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्रिका द बंगाल गजट था।
द बंगाल गजट था, द बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन हिक्की नामक व्यक्ति करता था 1780 में। उसके बाद भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, कैसा समाचार पत्र? हिंदी समाचार पत्र। तब भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम था उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन पंडित जुगल किशोर करते हैं, जिसका प्रकाशन पंडित जुगल किशोर करते हैं। अब देख लीजिए, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? द बिहार हेराल्ड, जिसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन करते हैं, 1875 में करते हैं। भारत का पहला समाचार पत्रिका द बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन हिक्की करता है। और भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन पंडित जुगल किशोर प्रसाद 1826 से करते हैं। चलिए हम लोग 9वां नंबर सवाल से रूबरू हो जाते हैं। 9वां नंबर सवाल कुछ इस प्रकार नजर आ रहा होगा, बहुत ही छोटा और इजी सवाल है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है। कौन सा है? साउथ बटन है। और ये कहां पड़ता है? तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख, लेह लद्दाख में पड़ता है। उसके बाद भारत का सबसे छोटा साउथ बटन अंडमान निकोबार में, सबसे बड़ा कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, लेह लद्दाख में। और भारत का सबसे पुराना ओल्ड नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे पुराना भारत का ओल्ड नेशनल पार्क जो है उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। इसका वर्तमान नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इतना सवाल यहां से बन गया। उसके बाद टाइगर स्टेट के नाम से एमपी को जाना जाता है। एमपी में बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय उद्यानों का शहर भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश में पन्ना, कूनो, माधव, बांधव, इस तरह का कुछ राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। असम में है काजीरंगा, मानस, ओरांग, देहांग, पटकोई, इस तरह का। मणिपुर में है लोकटक, उसके अंदर है लोकटक झील, उसी के अंदर है काबुलाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस तरह का यहां से सवाल बनता है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवाल से आपको हम रूबरू करा देते हैं। 10वां नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार नजर आ रहा है। बोलता क्या है कि पूर्वी घाटी, यानी ये पूर्वी घाटी ये वाला, और पश्चिमी घाटी ये वाला। तब पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी, ये दोनों घाटी के मिलाने के बीच का काम एक पहाड़ी करता है। कौन करता है? पहाड़ी करता है। उस पहाड़ी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी को मिलाने वाली पहाड़ी का नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ में उस पहाड़ी पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ में जो पहाड़ी का नाम है, उस पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और देखते हैं किसका आंसर सही रहता है, उसका अगले क्लास के वीडियो में नाम अनाउंस किया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।